ओके, नाउ आउटब्रेक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने देखा। ओके, वी हैव स्टार्टेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत सारा हो गया था उस 3 स्टेट्स एंड ऑल। नाउ आउटब्रेक से यहाँ से पेंडिंग था हमारा, बरोबर ना, आउटब्रेक, ठीक है। रीड करो। ओके, जीनांग जीनांग रीड करो बेटा, द आउटब्रेक। हाँ सर। हाँ, The outbreak. Summoning of the Estates General. The Estates General was a body of people representing the 3 estates. It had not been summoned since 1614. Faced with an acute economic crisis, Louis XVI summoned the Estates General in May 1789. The members of the Third Estate saw it as a golden opportunity to voice their grievances, हाँ, complaint. However, the prevalent system allowed one vote to each estate and not one vote per representative. This meant that even when the members of the Third Estate outnumbered the members of the other 2 estates, they could not get their demands passed. The Third Estate therefore demanded the introduction of one man, one vote, but this was turned down by the king. When no agreement could be reached, the members of the Third Estate formed the National Assembly on 17 June 1789. On 20 June 1789, members of the National Assembly met in a tennis court and vowed to stay united in their struggle to frame a constitution for the nation. This event is known as the tennis court oath. This made Louis XVI oppressive, and he resorted to terror tactics to suppress the National Assembly. It infuriated मतलब लिखा है टू मेक ऑल एंग्री। मैं बताता हूँ, आगे पढ़ो ना। हाँ, infuriated the people. Fighting broke out in Paris and in other parts of France. The peasants also revolted against the landlords. Okay, wait, thank you, enough. ये बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा इसमें, बरोबर है। तो देखो इसमें क्या हुआ, द आउटब्रेक का मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो क्या हुआ, समोन्सिंग पीपल। देखो समोन्सिंग का मतलब, समोन्स देना मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है, आई डोंट नो, अगर आप लीगल, नो डाउट अभी एज में तो नहीं पता चलेगा रहेगा, बस समन्स भेजते। समन्स का मतलब क्या होता है, कोर्ट है ना, समन्स भेज, जैसे केस हुआ, समझो मेरा और जीनांग का एक केस हुआ, फाइट हो गया हमारा, और बराबर है, और मैन और हमारा वी हैव अ ह्यूज फाइट, एक दूसरे को मारा मारी किया। नाउ कोर्ट में केस जाता है, तो मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं कोर्ट में अटेंड ही नहीं कर रहा हूँ, बराबर है। तो कोर्ट बोलेगा कि ऐसा नहीं चलेगा भाई, तुमको आना पड़ेगा, अगर तुम नहीं आओगे तो तुम ऐसा गिल्टी फाउंड होगा तुम्हारा, मीन्स आप नहीं अटेंड कर रहे हो, आप आपका पॉइंट नहीं रख रहे हो, जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर रॉन्ग। तो वो समन्स भेजता है। समन्स भेजने का मतलब होता है घर पे एक लेटर आएगा कोर्ट की तरफ से, और कोर्ट बोलेगा भाई तुम्हारा ये तारीख को डेट है, जीनांग और आपका केस है, आपको दोनों को आना है, और जीनांग तो आ रहा है लेकिन आप नहीं आ रहे हो, तो यू हैव टू कम ऑन सो एंड सो डेट एट सो एंड सो टाइम, और मुझे जाके जज के पास प्रेजेंट होना पड़ेगा। फिर मुझे बोलना पड़ेगा, जीनांग बोलेगा ऐसा इन्होंने ऐसा किया, लाइक देन वी हैव टू आर्ग्यू अगेंस्ट द जज। सो इसको बोलेंगे समन्स। समन्स इज वेरी लीगल वर्ड है, लीगलिटी। अगर समन्स है उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। अगर मेरे घर पे समन्स आया, इसका मतलब मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा देन इट विल बी जेल, मुझे 1 साल 2 साल का जेल होगा अगर समन्स के मैं इग्नोर करता हूँ, बरोबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो समन्सिंग ऑफ द एस्टेट जनरल,
तो क्या हुआ, द एस्टेट जनरल वाज अ बॉडी ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग द 3 एस्टेट। तो एस्टेट जनरल एक करके एक जैसे मीटिंग रहता है बरोबर, जैसे आपका पीटीए, तो पीटीए क्या है बेसिकली एक ग्रुप है जिससे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो बरोबर है। तो ये एस्टेट जनरल भी एक ऐसा ही था, एस्टेट जनरल वाज ए बॉडी, बॉडी का मतलब एक ग्रुप है। तो एस्टेट जनरल ऐसा था एक्चुअली, उन्होंने क्या किया मालूम है, बहुत शाने थे वो लोग, जबरदस्ती टाइम पास ही किया एक्चुअली वो लोग ने। तो ये हो गया आपका एस्टेट जनरल बरोबर है। नाउ व्हाट हैपन, एक ऐसा ग्रुप है, जैसे हमारा जानीज एकेडमी का एक ग्रुप बना है ना, वैसे एक ग्रुप है, एक फॉर्मेशन है बरोबर है। उन्होंने क्या किया, वो क्या होता था, 3 एस्टेट को वो रिप्रेजेंट करता था। ओके, जो आपने देखा था पहले हमने सीख लिया, कौन सी एस्टेट थी, हाँ बोलो, भूल गए, ये है ना यहाँ पे फर्स्ट एस्टेट, थर्ड एस्टेट बरोबर है। तो 3 एस्टेट का ग्रुप था, यहाँ पे आ गया फर्स्ट एस्टेट, ये सेकंड, देन यहाँ पे थर्ड एस्टेट बरोबर है। ये तीनों एस्टेट का एक ग्रुप है। नाउ व्हाट हैपन, एक मीटिंग है, लाइक आपको एक मीटिंग करना है बेसिकली। क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, जैसे आपका पीटीए रहता है बरोबर, पीटीए में क्या रहता है कि पेरेंट्स जाएंगे, हर एक ग्रुप में से 2-2 3-3 पेरेंट्स रहेंगे, देन टीचर आएंगे बरोबर है, देन देयर विल बी अ प्रिंसिपल आल्सो ओवर हियर, वो सब बैठ के टेबल पे डिस्कस करेंगे सो कि भी क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये आ गया पीटीए। तो जैसे पीटीए है वैसे इसको बोलेंगे एस्टेट जनरल। और उसमें कौन कौन विल बी द पार्टिसिपेट, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। बट इसमें क्या था, इन्होंने क्या बोला है कि कहाँ चला गया भाई, हाँ क्या हुआ कि उन्होंने इट हैड नॉट बीन समन्ड सिंस 1614। तो देखो 1614 में लास्ट में एक बार ऐसा एक मीटिंग हुआ था। उसके बाद वो राजा क्या करता था, खुद अपना ही चला रहा है, वो खुद ही अपना जलसा कर रहा है, पैसा वापर रहा है बरोबर, उसने किसी बॉदर नहीं किया। जैसे आपका फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ पीटीए के साथ, कि आपको पता चले कि व्हाट इज हैपनिंग, कनेक्टिविटी मिले। तो पीटीए में भी क्या रहेगा, समझो पीटीए आप बुला ही नहीं रहे हो, आप टीचर पेरेंट्स का सुन ही नहीं रहे हो, आप टीचर का सुन ही नहीं रहे हो। प्रिंसिपल क्या कर रहा है, खुद की मनमानी कर रहा है, खुद के सब लॉस ला रहा है बरोबर है, खुद के मन के हिसाब से फीस बढ़ा रहा है, तो वो तो गलत है। तो आप सबका सुनना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं चलेगा। तो इन्होंने लास्ट में 1614 को मीटिंग बुलाया था, देन दे मस्ट हैव डिस्कस एंड ऑल एवरीथिंग, बट देन आफ्टर उन्होंने बुलाया ही नहीं था। सो क्या हुआ, फेस विद द एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस, बाद में क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे। नाउ व्हाट हैपन, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। लुई 16 समन्स द एस्टेट जनरल। तो हर एक एस्टेट का एक जनरल था बरोबर, इसमें एक लीडर है, समझो ये काव्या है बरोबर, ये समझो यहाँ पे जिनक, मैं आपको वो उसमें है ना स्पेलिंग एरर किया, सॉरी, आपको विश किया उसमें, किसमें क्या ट्रॉफी मिला आपको भाई जीना, इज नॉट लिसनिंग ओवर, हाँ कैसे, एक सेकंड ना, सॉरी, मीन्स आपका बोलने के बाद देन आपको ऐसा है कि दैट यू गॉट अ फ्रीडम टू नॉट लिसनिंग। मेरा आवाज आ रहा है ना सबको, हाँ तो ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं ना। हाँ दीप बोलो, दीप बोलो ना भाई। सर क्या आपने हाँ हैंड रेस किया भाई, इसके लिए मैं बोल, फोन भी नहीं उठा रहा है अभी। हेलो, हाँ जीना, आप तो आवाज आंसर नहीं कर रहे हो मीटिंग में, क्या हो गया? माइक चल नहीं रहा है प्रॉपर्ली, यही देख रहा हूँ। तो मैसेज तो करो कि आई एम नॉट एबल टू टॉक, व्हाट्सएप उसमें डाल सकते हो ना, वो मैसेज डालने का है ना उसमें ऑप्शन। हाँ क्या हुआ माइक को? सर पता नहीं, कोई ट्रबल कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ओके ठीक है चलो। माइक कैसे बंद हो जाता है चालू में, मुझे नहीं पता भाई। रिज्वाइन करो बेटा।
ऐसा रहेगा तो जीना रीजॉइन करके देखो, ऐसा मत करो भाई, यूर ऑल बेसिक गैजेट से यार, इसमें क्या करना है। सो एनीवे, तो यहाँ पे आगे आपके पास 3 एस्टेट जनरल है, उस 3 एस्टेट है, उसके जनरल है बराबर, उसके लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव है। सो नाउ व्हाट हैपन, वो लोग ने क्या किया, सबको बुलाया कि आ जाओ चलो मीटिंग करते हैं, देखते क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या करना है अपने को आगे फ्यूचर में, क्या हमारा प्लान है। तो उन्होंने बोला कभी बुलाया 1789, इवन जस्ट सी हाउ मेनी इयर्स हैज बीन पास्ड, एक भी मीटिंग नहीं बुलाया। एवरी ईयर एक्चुअली मिलना चाहिए, आइदर एवरी 6 मंथ मिलना चाहिए, उसकी वजह सालों का सालों वो लोग ने बुलाया नहीं किसी को। अच्छा बुलाया तो भी क्या किया उन्होंने, वो नहीं बुलाने का कारण क्या था कि भाई मुझे उनका कुछ सुनना नहीं, मैं जो करने वाला हूँ मैं वही करने वाला हूँ। आई डोंट वांट टू लिसन योर प्रॉब्लम और योर गाइडेंस और योर सजेशन, आई डोंट वांट, ऐसा सीन है बेसिकली, तो रूल कर रहे बेसिकली। तो थर्ड एस्टेट सो एज ए अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो ये जो थर्ड एस्टेट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही था, बिकॉज दे आर पेइंग द हाईएस्ट टैक्स, ये लोग टैक्स दे रहे सबसे ज्यादा, दिया साहेब है बरोबर है, तो इनको सबसे प्रॉब्लम है, उनका खाने के वादे सब, उनका वॉर होता है तो इसका टैक्स बढ़ाते रहते। तो इन्होंने बोला ओ चलो नाउ इस ओके, नाउ मीटिंग है, हम हमारा पॉइंट रखेंगे। तो बोला ठीक है। नाउ क्या उन्होंने क्या किया, सी उनके दिमाग में और ही कुछ चल रहा था, वो लोग जिसने मीटिंग बुलाया वो लुइस के दिन में क्या हुआ, थोड़े से सो इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू वॉइस ए ग्रीवेंसीज का मतलब प्रॉब्लम बराबर है, कंप्लेंट। However, the prevalent system allow one vote to each estate and not vote per representative. तो उन्होंने क्या बोला कि देखो इसके अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही लीडर है, यहाँ पे वामा के साथ है, जिमित भी है बरोबर है, जैसे दियांश भी है, ऐसा था ठीक है। तो यहाँ पे जीनांग के यहाँ पे और भी कोई है, समझो पराग है, ओके यहाँ पे ध्रुवी है, यहाँ पे दीप है, तो ऐसा बहुत सारे जनरल थे बरोबर। एक एस्टेट में देर आर 10 जनरल 20 जनरल लेट्स से। देन ये लोग ने क्या किया कि मुझे समझो मैंने ऐसा बोला कि अभी कल से है ना चाय के ऊपर जो 10% टैक्स था ना वो इंक्रीज होके हो गया 20% टैक्स बरोबर है। अभी 3 एस्टेट है, ऑब्वियसली मेजोरिटी विल विन। तो 3 एस्टेट में फर्स्ट एस्टेट ने बोला यस ओके नो प्रॉब्लम कर दो, सेकंड बोलेगा हाँ नो प्रॉब्लम कर दो, लेकिन थर्ड बोलेगा अरे भाई तुम, क्योंकि ये लोग को तो अल्टीमेटली कुछ टैक्स भरना ही नहीं था, टैक्स तो इन लोग को ही भरना, ये वो लोग नहीं चलेगा भाई, इतना हमको नहीं परवड़ेगा। बट मेजोरिटी तो यही हो रही है, तो मतलब क्या बना फिर, तुम्हारा तो न्यूट्रल डिसीजन हो ही नहीं रहा है, ये तो नॉनसेंस है, कुछ भी मतलब नहीं है सब करने का, ये मीटिंग का फायदा, बेसिकली मीटिंग का वैल्यू नहीं बचा। हाँ जी मित्र, सर पर थर्ड स्टेट में ज्यादा लोग थे ना? नहीं ऐसा नहीं, जनरल तो सेम ही रहते हैं, समझो यहाँ पे 5 जनरल है, यहाँ पे भी 5 जनरल, ये 5 जनरल, लेकिन उनको ऐसा वोटिंग कैसा दिया था, एक एस्टेट का एक वोट, जनरल के हिसाब से वोटिंग नहीं था बरोबर। और यहाँ पे मेंबर भी समझो 15 है लेट्स से, फिर भी इनको बोला कि नहीं तुम्हारा एस्टेट के हिसाब से ही तुमको वोट मिलेगा, मैं थर्ड एस्टेट का एक ही बंदा वोट करेगा बस, बाकी सेकंड एस्टेट का एक बंदा फर्स्ट है। वो बोला नहीं यार ये तो गलत है, ये तो अल्टीमेटली तुम्हारा तुम ही जीतने वाले हो, विद 2 लोग तो तुम्हारी फेवर में जो कि टैक्स ऐसे भी नहीं भरने वाले, वो तो जलसा कर रहे कब से, तो क्या फायदा। तो उन्होंने बोला नहीं ये गलत है, तो थर्ड एस्टेट ने उसका अपोज किया, बोला कि नहीं ये नहीं जा, दिस मीन दैट इवन देखो लिखा भी है, दिस मीन दैट इवन व्हेन द मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट आउट नंबर्ड, मींस ये अगर 15 भी है लेट्स से, तो भी ये लोग ही जीतेंगे, बिकॉज पर एस्टेट पर पर्सन पर एस्टेट पर वोट है, एक ही वोट डालना है। अभी यहाँ पे 15 वोट गिरते थे और यहाँ पे 10 होते थे, देन दे माइट विन, बट वो लॉजिक ही बंद कर दिया वो लोग ने, बोला नहीं ऑब्वियसली वो जानबूझ के ही ऐसा किया है, उन्हें तो मीटिंग ही नहीं बुलाते थे ये लोग, समझा, लॉजिक वही था, इतना साल तक मीटिंग नहीं बुला और अभी बुलाने का क्या लॉजिक है फिर। दिस मीन दैट इवन व्हेन द मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट आउटनंबर्ड का मतलब ज्यादा, तो अदर 2 एस्टेट दे कुड नॉट गेट द डिमांड पास का मतलब जो उनको बोला, अभी ये लोग तो बोले 10% हटा ही दो, थर्ड एस्टेट तो बोल रहा है, उनकी जगह तो ये लोग ने 20% कर दिया, कुछ फायदा नहीं है मीटिंग का। द थर्ड एस्टेट देयरफॉर डिमांडेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ द 1 मैन 1 वोट, तो बोला नहीं अभी ये एस्टेट वाला फंडा हमको नहीं चाहिए, एक बंदा एक वोट डालेगा, वैसा करो। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है लेट्स से, अभी आप वोटिंग करो और जो भी आपका रूल है वो पास करने के लिए तुम देखो फिर मेजोरिटी में इट्स ओके वी ओके फॉर दैट। तभी उनको भी पता था कि मेरे 15 वोट है तो हम जीतने वाले,
तो उन्होंने बोला कि फेयर करो आप हो सके तब तक, बिकॉज उनको पता ही नो दे आर नॉट गोइंग टू एग्री विद देयर टर्म्स. देन व्हाट हैपन, वन मैन, ये याद रख लेना, वन मैन वन वोट, बट दिस वॉज टर्न डाउन बाय द किंग. और किंग को पता है भाई मैं हारने वाला हूँ, तो क्या क्यों रूल पास करेगा वो बोला नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, वो जो चुना है वही चलेगा. When no agreement could be reached, तो सब लोग बोले नहीं नहीं, ये मीटिंग भी हुआ था ना, ये देखो यहाँ पे मीटिंग हुआ था ना, कहाँ के ये रहा, ये वाला ऐसा टाइप का, बराबर. यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं, देखो ये फर्स्ट एस्टेट वाले कोई रहेंगे, ये सेकंड वाले, थर्ड वाले, लाइक दैट, बराबर. तो वो लोगों ने बोला नहीं नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं चलेगा. तो किंग ने बोला कि नहीं भाई मैं अलाउ नहीं करूंगा, जो अभी चल रहा है वही चलेगा, तुमको जो करना है करो. तो बाद में ये लोग ने क्या किया, when no agreement could be reached, the member of third estate formed national assembly. फिर ये लोग ने क्या किया, ये लोग बोला जाने दो इनको छोड़ो, हम एक नया एक बनाते हैं. उन्होंने बनाया नेशनल असेंबली, बराबर, एक टाइप का ग्रुप बनाया ना. वहां पे क्या किया वो लोग ने, कभी बनाया 1789. ये सब साल देख लेना, ये देखो मीटिंग कभी हुआ था, 89 में हुआ, मई में हुआ, और एक महीना लिखा है क्या, जून में है, देखो आफ्टर 1 मंथ ये सब चक्कर हुआ. उसके एक महीने बाद बोला चलो इसका कोई मतलब नहीं है, लेट्स मेक अनदर ग्रुप. तो 17 जून 1789 में एक अलग से ग्रुप बना आफ्टर 1 मंथ ऑफ दैट मीटिंग. व्हाट हैपेंड देन, 20 जून को क्या हुआ, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मेट इन टेनिस कोर्ट. तो ये लोग ने बोला चलो ऐसा एक बनाते हैं, और नाउ सब लोग वहां पे जाके मिले, जितने भी ये मेंबर थे और अदर पीपल वहां पे 20 जून को वो लोग ने 20 जून 1789 को कहाँ पे जाके मिले, ओके, मेट इन द टेनिस कोर्ट. एक टेनिस कोर्ट है वहां पे जाके, उनके पास जगह नहीं था तो एक रूम है, जगह स्पेस था बड़ा हॉल टाइप. टेनिस कोर्ट कैसा रहता है वहां पे जाके मिले एंड वाउ टू स्टे यूनाइटेड. उन्होंने बोला कि चलो नाउ ठीक है, वो लोग नहीं मान रहे, जाने दो, हम इकट्ठा हम रहेंगे, वी विल फाइट अगेंस्ट देम, हम लोग को लेकिन हमारा यूनिटी होनी चाहिए. तो बोला ठीक है, वो लोग ने मीटिंग किया. इन देयर स्ट्रगल टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द नेशन, तो बोला हम लोग ये गलत, ये सब बकवास लॉ है वो हटाएंगे सब मिलके, और हम उनको फोर्स करेंगे, वी विल फाइट अगेंस्ट देम, कि नहीं ये सब निकालो तुम्हारा सब बकवास रूल. तो बोला ठीक है. देन यूनाइटेड in their struggle to frame the constitution for the nation. This event is known as tennis court oath. oath का मतलब है शपथ लेना, ऐसा शपथ लेते हैं ना, ओके, हम लोग जैसे वो कभी कोर्ट में जाते हैं तो गीता पे हाथ रख के ओथ लेते कि जो बोलूंगा सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, वैसा वो ओथ रहता है, बरोबर. अभी आपने ओथ लिया कि मैं आज के दिन में कैसे भी करके फिजिक्स के सम सबमिट करूंगा, वो ओथ लिया, बरोबर. अगर आप ओथ गलत हो जाता है, शपथ गलत होता है, तो यू फील गिल्टी, अरे यार मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था, नहीं हुआ मेरे से, ऐसा. ठीक है, तो टेनिस कोर्ट ओथ बोलते हैं उत्सव. पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेनिस कोर्ट ओथ और इवेंट, एक्सप्लेन द इवेंट टेनिस कोर्ट ओथ. तो आपको ये छोटा सा एक पैराग्राफ है वो लिखना पड़ेगा, विच इज इजियर. दिस में लुइस, तो ये लोग ने ये सब किया, तो जो राजा था 16 लुइस 16, तो अप्रेसिव एंड रिसोर्टेड टू टेरर टैक्टिक्स टू सप्रेस द नेशनल असेंबली. और उन्होंने ऐसा पता चला कि अरे ये लोग तो ग्रुप बना के ऐसा सब कर रहे हैं, तो उसने फिर बराबर बैंड मार, क्योंकि मालूम पड़ गया उसको कि ये मेरे अगेंस्ट हो रहे सब लोग. तो उन्होंने क्या किया कि अरे मेरा गाड़ी जाएगा, मैं आई एम गोइंग टू लूज माई पावर. तो क्या किया उन्होंने, रिसोर्टेड टू डू समथिंग बैड अनप्लीजेंट. उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली वो कुछ ना किसी को पैसा देके फोड़ेंगे, किसी को मारेंगे, किसी को धमकाएंगे. बोला नहीं तू यू आर नॉट सपोज टू बी अगेंस्ट मी, आप वो मीटिंग में यू आर नॉट सपोज टू पार्टिसिपेट. तो ये सब ऐसा करने लगा धीरे धीरे. तो सब लोग जो थे वो और गुस्सा हो गए, अरे ये ऐसा क्या कर रहे हैं, हमको एटलीस्ट हमारा जस्टिफाई तो करने दो, हमारा व्हाट इज अवर प्रॉब्लम, एटलीस्ट पुट अप तो करने दो. तो वो नहीं मान रहा था. देन फाइटिंग ब्रोक आउट द पेरिस एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ फ्रांस. फिर क्या हो गया, एट द एंड वही हुआ, सब लोग जो राजा के सोल्जर थे और ये थर्ड एस्टेट के लोग, उनके बीच में झगड़ा मारामारी हो गया, फाइटिंग हो गया. द पीसेंट ऑल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड. और जो पीसेंट थे वो भी लैंडलॉर्ड के, जो फार्मर थे बेसिकली, वो भी लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट हो गए, वो बहुत ज्यादा ही एक्सप्लॉइट हो रहे थे. ठीक है, तो पूरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रीड इट. अच्छा, ये एक और है, ये देखो ये लिखा हुआ है एवरीवेयर. उन्होंने क्या बोला था जब कि एवरीवेयर वाज अ टुमल्ट defending escouting noise of all these cries
the prisoners was the cry most taken up by the sea that rushed in as if there were an eternity of people, and except form except form क्या है भाई, A Tale of Two Cities by Charles Dickens describing the storming of Bastille। तो ये उनके ऊपर क्या जुल्म हो रहा था ना, वो है बेसिकली कि ये देखो एवरीवेयर वाज अ, बहुत एकदम मारा मारी हो रहा है, लाउड, कोई सुन नहीं रहा हमारा, हमको सरप्राइज कर रहे हैं, हमको नीचे दबा रहे हैं, हमारा आवाज को दबा रहे हैं, तो ये सब हम लोग फेस कर रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने एक बुक में लिखा रहेगा। तो एक उनका कटिंग है, यू डोंट हैव टू वरी है, ये कुछ पूछने का चांस नहीं। ओके, द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, कौन लीड करेगा? दीप? यस सर। बोलो भाई। The storming of the Bastille. On 14th July 1789, the rebels had attacked Bastille. They broke open its gates and released all the prisoners. This event, popularly known as the storming of the Bastille, was symbolized the fall of autocracy. It marked the beginning of the French Revolution. Louis XVI and Marie Antoinette were arrested and later executed. The National Assembly had ended monarchy and established a republican government. It had also adopted a famous document, Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The basic rights of the life, liberty and equality were promised to all of the citizens. The ideals of the liberty, equality and fraternity became the guiding principles of the Republic of France. ओके, वेरी गुड। तो देखो अभी क्या हुआ, ये बेस्टाइल में क्या हुआ, ये दिखा है ना यहाँ पे, बेस्टाइल का एक फोटो था ना, कहाँ पे, तो नीचे है बेस्टाइल का फोटो में, कहाँ तो देखा था, लास्ट में शायद, एक सेकंड, हाँ ये रहा, मैं बोला ना ये बेस्टाइल वाला है, देखो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक जेल था, तो ये लोग ने क्या किया, गलत तरीके से सबको जेल में डाल दिया। अगर आप आवाज में उठाओगे अरे तुम गलत कर रहे हो, तो फटाक से क्या करेगा सोल्जर, तुमको पकड़ेगा, वो कड़ी हथकड़ी डालेगा, जेल में डाल देगा, बरोबर है। वैसा करके करते थे वो लोग, बरोबर, वो राजा के जो भी सोल्जर थे। तो यहाँ पे लोग, हाँ भाई छोड़ो ना, उनकी बात छोड़ो, हमारे इंडिया में हुआ है, इंडिया में गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देन वो तो छोड़ो, खाली जेल में नहीं डाला, मारते थे। नॉट ओनली दैट, मारने का जाने तो फांसी पे लगाते थे विदाउट एनी रीजन क्या था, आप उसके सामने आवाज कर दो। अभी मैंने बोला कि हमें ऐसा करने का है, अभी आप मुझे बोल नहीं सर हम ऐसा नहीं करेंगे, आप गलत हो, मैं क्या करूंगा, अरे 10 आदमी को भेजूंगा, काव्या को उठा के लेके जाओ, जेल में डाल दो, वो 6 महीना जेल में डालेगा, तो आप क्या करोगे, ठंडे हो जाओगे, अरे यार ये तो बोलूंगा तो मैं 6 महीने वापस जेल में जाना पड़ेगा, ओके आई विल बी असाइड, मुझे ये सब में पढ़ना नहीं है। तो आज की तारीख में भी ऐसा हो रहा है, टुडे ऑल्सो इट इज हैपनिंग, मीन्स आपका लॉ ऑर्डर बरोबर नहीं रहेगा तो यही चीज होने वाला है। तो कोई रूल करेगा, आप उसके अगेंस्ट हो गए तो आपको जेल में डालेंगे। एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट का मतलब मार डाला है, ऐसा भी हुआ है। इवन वो है ना भगत सिंह, उनको तो मार ही डाला है साहब, उनको तो फांसी पे लगा दिया था। वो कितना छोटा सा, आई थिंक 19 ईयर्स भगत सिंह डाइड। वो पता है इंडियन हिस्ट्री बहुत खतरनाक है भाई। 20 ईयर्स है, हाँ मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। बॉर्न हुआ था 1907 में, डाइड इन 31, कितना साल हुआ, 23 ईयर्स। जस्ट इमेजिन, ये बंदा खाली 23 साल की उम्र में उसको फांसी पे लटका दिया, कुछ भी रीजन नहीं है, खाली उन्होंने मीन्स ये अगेंस्ट, वो सब टीम बनाया, उन्होंने लीड किया, अगेंस्ट किया सब अंग्रेज के सामने, वैसा उसके चक्कर में उसको बोला नहीं तुम ऐसा लॉ है कि तुम ऐसा टीम नहीं बना सकते हो, तुम हमारे सामने आवाज नहीं उठा सकते, ऐसा लॉ बना के रखा था वो लोग ने कि ऐसा करोगे तो ये जेल है, ऐसा करोगे तो फांसी है, वैसा इमेजिन। तो ऐसा ही था पहले से, वो ऐसा ही कर रहे वो लोग, बट क्या एट द एंड खराब चीज का खराब ही होने वाला है। तो बेस्टाइल में क्या हुआ,
व्हाट इज बेस्टाइल एंड ऑल, सी। हाँ, सो स्टॉर्मिंग और ये देखो जून में वो लोग ने, मई में देखो आप यू नो लिंक देखो, मई में उन्होंने मीटिंग किया, ये उन्होंने बनाया समन, सबको बुलाया। जून में वो लोग ने बोला कि मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। जुलाई में क्या हो गया, यहाँ पे देखो जुलाई में ये चीज हो रहा है कि लुइस इन जुलाई 1789 में वीवर्स अटैक बेस्टाइल। तो जो भी ये विद्रोही थे, जो ये लोग थर्ड स्टेट वाले थे, उन्होंने बेस्टाइल करके ये जहाँ पे जगह था वहां पे वो लोग ने जबरदस्ती प्रिजनर बना के रखा था बहुत लोगों को। तो ये लोग ने बोला ये सब जाने तो, अभी हमको लॉ एंड ऑर्डर का कुछ मतलब नहीं है, हम लोग लड़ेंगे, वो लोग हमको गोली मारेंगे तो मर जाएंगे, चलेगा, बट वी डोंट वांट टू फॉलो ऑल दिस नॉनसेंस। बोले ठीक है। उन्होंने बेस्टाइल पे हमला किया। दे ब्रोक ओपन द गेट, उन्होंने गेट पे तोड़ दिया एंड रिलीज ऑल द प्रिजनर। सब जेलर वेलर को मारा होगा, फाइटिंग किया और सब प्रिजनर को छोड़ दिया, ताला तोड़ दिए वहां पे से। दिस इवेंट पॉपुलरली नोन एज स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। तो पूछेंगे अनदर क्वेश्चन, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, ठीक है। सिंबलाइज द फॉल ऑफ ऑटोक्रेसी। तो इससे क्या हो गया कि एक उनका चालू हो गया, ये फर्स्ट इवेंट ऐसा था कि अभी हम फॉलो नहीं करेंगे, उसका जो राजाशाही था, जो एक आदमी रूल कर रहा था लुइस 16, बोला नहीं अभी खत्म, अभी वी आर नॉट गोइंग टू लिसन योर एनी लॉ एंड ऑर्डर। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फर्स्ट इंसिडेंट था जिससे वो रिवॉल्यूशन चालू हुआ। देन ग्रेजुअली अभी क्या होता है, वो तो मार ही दिया उसको, देखो ना। लुइस 16 एंड मैरिन एंटोनी वेर द अरेस्टेड, फिर उन्होंने अरेस्ट कर लिया थर्ड स्टेट वालों ने, और उसको लेटर एग्जीक्यूटेड का मतलब मार दिया, ठीक है। कैसे मारा उन्हें, हाँ बेटा, पब्लिक के सामने मारा, हाँ प्रोबेबली वैसा ही है। मीन्स उसको, अरे इतना उन्होंने जुल्म किया है तो बोला रख दिया, सब लोग ऐसा लात मारेंगे पत्थर मारेंगे वैसा करके, जब तक वो मरे नहीं तब तक वो लोगों ने पब्लिक ने एक आदमी ने नहीं मारा, एक ग्रुप ऑफ पीपल, लिंचिंग बोलते हैं उसको, एक्चुअली लिंचिंग बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल विल किल, बराबर है। तो द नेशनल असेंबली एंडेड मोनार्की ऑफ एंड एस्टैब्लिश द रिपब्लिकन गवर्नमेंट। फिर ये जो रूल था वो खत्म हुआ और रिपब्लिकन गवर्नमेंट का मतलब लाइक यू नो लोगों के लिए एक गवर्नमेंट जो लोगों के हित में रहेगा वो चालू हुआ। इट हैज बीन इनिशिएटेड। इट ऑल्सो एडोप्टेड अ फेमस डॉक्यूमेंट, और एक डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन ऑफ, यही है शायद ये वाला जो था ना, ये वाला है मेरे हिसाब से। तो क्या था ये, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन ऑफ एंड ऑफ द सिटीजन। तो हमारे क्या राइट है भाई, हमको बोलने का राइट है, वी हैव टू लिव आवर लाइफ इंडिपेंडेंटली, नोबडी कैन रूल अस। तो ये सब उन्होंने ड्राफ्ट किया, लॉ एंड ऑर्डर नए बनाए, लॉज नए बनाए और उसको फॉलो करने के लिए बोला सबको, जो कि सबके यू नो भलाई के लिए था। द बेसिक राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, देखो आया ना, बेसिक राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी फ्री रहने का, इक्वलिटी सबको इक्वल मानो। ऐसा नहीं भाई ये फर्स्ट स्टेट, ये तुमको ऐसा ही करना है, चर्च में नहीं जा सकता, मंदिर में नहीं, ऐसा नहीं, एवरीबडी इज इक्वल। वेल प्रॉमिस टू ऑल सिटीजन, सबको ऐसा बोला कि नाउ सी दिस गवर्नमेंट इज व्हाट, ये तीन आपको देगा, लाइफ देगा अच्छी, विल ट्राई टू गिव यू बेटर लाइफ, लिबर्टी फ्रीडम, ओके, देन इक्वलिटी, उसको प्रॉमिस किया सबको। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा, सब साथ में रह के जीने का अपने को, बिकम द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो आपको पूछेंगे डैश डैश एंड डैश बिकम द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी याद रखना पड़ेगा आपको। ये तीन वाले दो देंगे, एक फिलिंग द ब्लैंक्स, एक दिया दो फिलिंग द ब्लैंक्स, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये यहाँ से चालू हुआ। नाउ इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, तो ये होने से क्या हुआ आगे वो पढ़ना है आपने। चलो कौन है, वामा इज देयर? हाँ बोलिए प्लीज। Impact of the revolution. In France, the revolution led to the destruction of feudalism and the growth of a new economic system of capitalism. France became a republic. The citizens got basic human rights. They could now vote and elect their representatives. Outside France, the French Revolution popularized the idea of nationalism. People began to identify themselves with a particular nation. Many countries of Europe, which were divided into a number of small regions, tried to unite and form national states. The ideals of freedom, equality, and justice inspired people all over the world to fight for their rights.
ओके थैंक यू। अच्छा इसके बाद जिमी था, जिमी आपका आवाज बहुत टाइम से सुना ही नहीं। अच्छा ये देख लो, ये यहाँ पे जो है ना, ये है डिक्लेरेशन ऑफ राइट, ये वाला राइट साइड वाला, ये देखो डिक्लेरेशन ऑफ राइट वाला है। मीन्स ये सब लॉ लिखा, हम क्या क्या करेंगे, क्या हमको करना है आगे जाके, अच्छी सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, ये वाला है। वो खाली याद लिखा है उन्होंने, ओरिजिनल रहेगा प्रोबेबली, जो हाथ से लिखा रहेगा। अच्छा ये भी एक है, मामा इतना पढ़ लो ना, मैरी गोज। Mary Gauss was a leading playwright and one of the earliest feminists of France. She wrote the Declaration of the Rights of Women and of the Female Citizen and demanded voting rights for women. She also championed cause of women's right to inherit property. ओके फेयर। देखते हैं, तो अभी देखो पहले ये सब हुआ, इन्होंने इनिशिएट किया, नो डाउट इसमें उनके भी बहुत लोग मर गए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली आप चढ़ाई करोगे तो आप ही जीतोगे, ऐसा नहीं। जीत तो सकते हो नो डाउट, बट आपको भी इतना डैमेज होगा। वॉर में क्या है, दोनों साइड पे डैमेज होता है। एट द एंड एक बंदा जीतेगा बट डैमेज दोनों साइड रहती है, बराबर है। बट एनीवे उन्होंने, उनको फ्रीडम चाहिए था, ऐसी कोई चीज फ्री में मिलने नहीं वाली है। इवन वी लॉस्ट सो मेनी सोल्जर्स, हमारे भी बहुत देशभक्त मर गए, बरोबर है। ब्रिटिश के आपने देखा रहेगा, आई डोंट नो पिक्चर में दिखाते हैं। सी मुझे तो आई डोंट नो हाउ करेक्ट द थिंग इज, समझो यहाँ पे ब्रिटिशर्स है, ये ब्रिटिशर गन लेके खड़े, गन लेके लिटरली गन है उनके सामने, और यहाँ पे हमारा पूरे सब लोग है यहाँ पे ऐसे ऐसे खड़े हैं। हाँ ये लोग क्या करेंगे, ऐसा मारेंगे, इधर मर जाएंगे बहुत सारे लोग। सेकंड रो है वो आगे आ जाएगी, सेकंड रो आगे आएगी, ये मर जाएगी, वापस थर्ड रो आगे आएगी, बिकॉज वी डोंट हैव वेपन। ऐसा करके आपको बिलीव नहीं करोगे उतने लाखों लोग मर गए फ्रीडम के लिए, और वी डोंट वी डोंट इवन बॉदर अबाउट आवर फ्रीडम, हमको कोई पड़ी नहीं है। बेसिकली ऐसा हो गया, मीन वी डोंट वैल्यू दोज लाइव्स, जिसने हमारे लिए, ये हमारी फ्रीडम के लिए उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। छोटे छोटे बच्चे मर गए, अगर पिक्चर में तो ऐसा दिखा है और सच भी रहेगा, बट ऐसा होता है तो फैक्ट है, बिकॉज वी डोंट हैव वेपन। हम लोग के पास वेपन था तो गोली मारेंगे तो मर जाएंगे, तो भी हम लोग बोला तू मार डालो सबको चलेगा, बट वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो योर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उनको इतना हालत खराब हुआ उनका कि एट द एंड उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। ये लेवल तक हम लेके आए थे, सोचो आप, तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम किया था। बट एनीवे, सो द इन फ्रांस क्या हुआ, इन फ्रांस द रिवॉल्यूशन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूडलिज्म। वो जो फ्यूडलिज्म हमने पहले भी 2-3 बार पढ़ लिया कि भी वो आपको एक लैंड देगा, फिर उसको आपको वो उसके ऊपर खेती करने का, वो वाला जो सीन था वो खत्म हो गया। बोला वो सब नहीं, जिसका लैंड जो काम कर रहा है उसका वो लैंड हो जाएगा। बेसिकली आगे जाके हमारे इंडिया में भी वो एक रूल लाया था, उसको बोलना जो खेड़ेगा मतलब जो खेती फार्मिंग करेगा उसका लैंड। तो इसके लिए आज की तारीख में बहुत सारे फार्मर के पास हजारों करोड़ों रुपए की लैंड है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कैसा था, समझो वामा है तो वामा के पास एक लैंड है, बहुत बड़ा पार्सल है, लैंड पार्सल। ओके, वामा के पास कहाँ से आया, बिकॉज वो जो गवर्नमेंट है उसकी वो एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट, और वो क्या करेगी, गवर्नमेंट जो बोलेगा वो उसके फेवर में बात करेगी। तो वामा को बहुत बड़ा पार्सल दिया। अच्छा ये पार्सल क्या करता था, ये पराग खेती कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, काव्या फार्मिंग कर रही है, इसका जो भी पैसा आएगा वामा को देना है मुझे, बरोबर, और मुझे उसके बदले में कुछ खाना पीना दे देगी, वो रहने के लिए दे देगी, खत्म। बट देन ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट इंडिया में इंदिरा गांधी ने रूल लाया कि जो फार्मिंग कर रहे हैं ना उसका ही, वो जितना आप फार्म कर रहे हो ना, फार्मिंग कर रहे हो उतना लैंड आपका। तो क्या हो गया, ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट वामा का वैल्यू 0 हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, बिकॉज एवरीथिंग हमारे पास जो पराग बोलेगा सर मैं तो गवर्नमेंट में जाके बोलूंगा मैं इतना लैंड फार्मिंग करता हूँ, तो बोला ठीक है ये तुम्हारा लैंड, आज के बाद तुम उसका मालिक हो। वैसा करके हो गया ऑल ऑफ अ सडन इंडिया में। तो ये फ्यूडलिज्म था। एंड ग्रोथ ऑफ द न्यू इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक फ्री हो गया, जो गवर्नमेंट ऐसा पब्लिक के लिए वो काम करने का अपने को, गुड गवर्नमेंट। द सिटीजन गॉट बेसिक ह्यूमन राइट, दे कुड नाउ वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी जैसे हम कर रहे हैं, जैसे वोटिंग होता है 5 साल में एक बार, देन यू कैन वोट, जैसे आपके स्कूल में वोट होता है, टीचर इसके लिए वोटिंग होता है कि आपका मॉनिटर के लिए वोटिंग होता है स्कूल में, कि कैसे बना सर एससी डीसी के लिए, हाँ एससी और डीसी के
वो क्या होता है? हाउस लीडर और वो सब। अच्छा सेक्टर कोऑर्डिनेटर और डिवीजन कोऑर्डिनेटर। ओके, बट इसमें आपका आपका क्लास मॉनिटर कैसे सिलेक्ट होता है? सर टीचर सेलेक्ट करती है। अच्छा, वो डायरेक्टली वही हम लोग में तो होता था 7th स्टैंडर्ड में वोटिंग। अच्छा, वोटिंग होता था ना? हाँ सर, हम लोग में होता था। बरोबर है। तो और लेकिन हमारे क्लास में भी होता था। तो कितने लोग खड़े रहेंगे? लेकिन खड़े रहने के लिए क्या था, लाइक यू नो, वो तो सभी लोग उसके कोई क्राइटेरिया थी कि भैया मैं मुझे खड़ा रहना है मॉनिटर के लिए, तो उसका कोई क्राइटेरिया है? नहीं सर, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, बट तो सब लोग खड़े रहते थे, फिर जो भी बोर्ड पे मिस नाम लिख देते थे, हाँ। फिर ऐसा वो एक एक करके सब लोग आते थे और वोट देके फिर चले जाते थे। वोट के ऊपर वोट देने का? हाँ, वो तो वही तो ज्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि अगर मिस को लगा ना कि ये मतलब परफेक्ट नहीं है वोट होगी मॉनिटर के लिए, तो मिस उसको सामने से ही ना बोल देते थे वैसे। अरे ऐसा नहीं, हाँ बोलो। पर वो मॉनिटर अपने काम पे नहीं, अपने फ्रेंड्स पे डिपेंड होता था। हाँ बरोबर है, है। करेक्ट बोला। अभी समझो वहाँ ये एक क्लास है, समझो उसमें 30 लोग हैं, ठीक है, 30 पीपल आते हैं, 3 लोग खड़े रहे फॉर एग्जांपल। अभी वामा का फ्रेंड सर्कल बड़ा है, तो वामा को ज्यादा वोट मिलने लगेंगे, दो शी माइट नॉट डिजर्व द एज ए मॉनिटर, ओके, या लीडर, बट काव्या को 2 ही वोट मिले बिकॉज दो शी इज यू नो कैपेबल फॉर लीडिंग द क्लास, और पराग को तो कुछ मिला ही नहीं, कोई पहचानते ही नहीं पराग को फॉर एग्जाम्पल। तो ये तो मीन्स आई डोंट नो हाउ यू कैन एबल टू फिगर इट आउट। सी बाद में ना मॉनिटर पीक मांगता है सर फ्रेंड के पास कि मेरे को वोट दे दे, मेरे को वोट दे दे। अरे बाप रे, हाँ तो ये भाई ये चीज आज हमारे ऊपर लेवल तक होता है, ये छोटे लेवल इसके सी व्हाई आई एम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा लग रहा है छोटी चीजें नहीं, ये जो बेसिक है ना, वही ऊपर जाके बड़ा यू नो ट्री हो रहा है। हाँ सर, हाँ। अब इसलिए तो अभी 2000 का नोट बैन कर दिया ना, क्योंकि हाँ। अभी 2024 में वो इलेक्शन आ रहा है, तो पैसा की लागत में वो वोट लेते हैं। बरोबर, करेक्ट। तो वो लोग पहले, अभी भी ऐसा ही है, अगर आप जाओगे ना केरला है वो साइड पे, स्टेट के अंदर, वो बहुत सारे स्टेट में, तो वो लोग क्या करते हैं, हर एक वोटर लाइक यू नो जब भी वोटिंग कल वोटिंग का डे है बरोबर, तो आज रात को वो लोग क्या करेंगे, हर एक घर पे जाएंगे ऐसा, और वहाँ पे ऐसा यू नो दे गिव सम 2000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, प्लस वो लिक्विड का दारू का बॉटल, बिकॉज वो दे आर ऑल ड्रिंकिंग करते हैं ज्यादातर, तो और प्लस वो देते हैं उनका वो एक नॉनवेज का क्या बोलते हैं, चिकन और समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा एक पूरा पैकेज दे देंगे, वो बोलने का तुम मुझे वोट देने का ऐसा। तो वैसा हर एक घर पे लाइक ह्यूज टीम, और हर एक घर पे पहुंच जाएंगे। नो डाउट ये लेके भी आप वोट दूसरे को दे सकते हो, बिकॉज यू डोंट नो वोटिंग में, तो वोटिंग में क्या रहता है, ऐसा बूथ रहता है, आपने अभी देखा नहीं रहेगा, आगे जाके आएगा, बूथ रहता है, आप यहाँ पे अंदर जाके एक ऐसा मशीन रहता है, वहां पे जाके वोट करना रहता है। नोबडी नोज आप क्या किसको क्या वोट दे रहे हो पता नहीं चलेगा, बट वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसा करने का, मीन्स बहुत गलत है, दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, और दिस इज इलीगल, बट होता है इंडिया में। सो आपने जैसे बोला वो भीख मांग रहा है, तो आप अगर अभी वहां काव्या के पास कोई वोट नहीं कर रहा है, तो काव्या क्या करेगी, हर एक स्टूडेंट को लेके जाएगी कैंटीन में, अगले 10 दिन से स्टार्ट कर देगी, सबको वड़ा पाव फ्रेंकी खिलाने लगेगी, बाद में वो बोलेगी लास्ट में, अरे भाई प्लीज वोट मी, हेल्प मी, तो बोला ओके काव्या ने तो मुझे कुछ खिलाया है, तो काव्या का वोट बढ़ जाएगा। देन आफ्टर व्हाट हैपन, काव्या रूल करने लगेगी, ये लोग से सबसे टैक्स वसूल करेगी, जो पैसा यहाँ पे खर्चा किया था उससे 10 गुना वो कवर करेगी। तो जनरली ये ट्रेंड चलता है, ओके, इवन इन इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, दे कुड नाउ वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो अभी उन्होंने बोला वोटिंग राइट दे दिया, भाई तुम चलो इकट्ठा होके किसी ना किसी को वोट दो, तुम्हारे अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को, देन वो आगे जाके काम करेगा, गवर्नमेंट उसको पैसा देगा, गवर्नमेंट वो जो बंदा है उससे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, लाइक दैट। लेडी का पढ़ते बाद में ना आउटसाइड फ्रांस क्या हुआ, ये तो फ्रांस में ये सब चालू हो गया, अच्छी चीज चालू होने लगी बेसिकली। फ्रांस के बाहर क्या होने लगा, द फ्रांस रिवॉल्यूशन पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, फिर सबको पता चला, पहले अमेरिका में हुआ, फिर फ्रांस में हुआ, बोला अरे यार ये तो अच्छा है, ये तो हम इतना साल तक हम तो तकलीफ सहन कर रहे थे। पीपल बिगेन टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द पर्टिकुलर नेशन, तो बोला कि नहीं चलो अभी हम भी ऐसा, हम जो सप्रेस हो रहे हैं हम भी उसके बाहर निकलेंगे, हम भी फाइट करेंगे, हम भी आगे आके हमारी अच्छी लाइफ, हम तो नहीं जी पाएंगे, हमारे बच्चों को दे पाएंगे एटलीस्ट। मेनी कंट्रीज टू यूरोप which were divided into a number of small region
tried to unite and form national state. तो सब लोग ने एक इकट्ठा होके, जैसे सी अल्टीमेटली यूनिटी इज ए मेन थिंग, वही रहता है. यूनिटी की वजह से, एब्सेंट ऑफ यूनिटी थिंग्स विल वेरी वर्स. तो डिवाइड एंड रूल. अच्छा मैं हाँ उस दिन में बोल रहा था ना, डिवाइड एंड रूल. देखो ये वाला था, क्या था, डिवाइड एंड रूल. हाँ ये अपने अपने सामने याद रखो, ये लाइफ में याद रहेगा, ये रियल लाइफ का भी है फंडा. बरोबर. डिवाइड एंड रूल क्या है बेसिकली, आई एम ए फॉर एग्जांपल पराग. बरोबर है. सी मैं आपको आई थिंक किसी को बोला था मैं ये. बरोबर है. अभी आई एम स्टेइंग एट मलाड, लेट्स से. ओके. और यहाँ पे देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. ओके. ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड द गोरेगांव, लेट्स से. ओके. और मुझे यहाँ पे पेनिट्रेट करना है, मुझे अंदर इसको रूल करना है. अभी गोरेगांव में कौन है, वामा है, जीमित है, जिनांग है, वो लोग लीड कर रहे हैं. बरोबर. वो लोग अच्छी तरह चला रहे हैं. मैं वामा के साथ दोस्ती करूंगा, वामा को बोलूंगा अरे जीनांग तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है. तो बोला अरे नहीं पॉसिबल ही नहीं ऐसा बोलने का. बोले नहीं अरे ये तुम्हारा बहुत बैंड बजा रहा था, ऐसा बोल रहा था. तो वामा को एक थोड़ा एक अनहैप्पीनेस आ जाएगा टू द जीनांग. फिर मैं जीनांग के पास जाऊंगा, जीनांग को बोलूँ अरे वामा तुमको ऐसा बोल रही थी कि वामा तो ऐसी है वैसी है. अरे सर कैसा है, ऐसा बोल रहे हो. वहां में बोला देख ऐसा है. अल्टीमेटली क्या हो, ये दोनों झगड़ा चालू कर देंगे. ये दोनों झगड़ा चालू किया मीन्स अल्टीमेटली दे आर ऑक्यूपाई विद देयर ओन प्रॉब्लम. खत्म. तो उनका जो मेन ओरिएंटेशन गोल था उससे वो हट गए. नाउ ओनली यू आर लेफ्ट विद द जिमित. जिमित को तो मैं मारामारी करके पछाड़ दूंगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे. सो नाउ व्हाट हैपेंड, ये तीनों चले गए. नाउ व्हाट, आई कैन एबल टू रूल टू द गोरेगांव नाउ. सो दिस इज अ डिवाइड एंड रूल. डिवाइड करो, उनको अलग करो और देन यू रूल इट. बिकॉज जब तक यूनिटी है यू कैन नॉट विन. जब भी वो अलग हो जाएंगे यू कैन इजीली विन. बरोबर है. सो दिस इज द उनका फॉर ये ब्रिटिशर्स का इंडिया के तरफ ये पॉलिसी फॉलो करते थे वो लोग. तो ये क्या हो गया, ये लोग सब मिल गए. द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस इंस्पायर्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फाइट फॉर देयर राइट्स. बरोबर. तो उनको पता चला कि अभी हम लोग ऐसा करेंगे. अभी तक उनको आइडिया नहीं था कि कैसे करना है. यू डोंट हैव दैट पाथ कि मुझे क्या करना है. जब तक आपको पाथ नहीं पता, गोल नहीं पता, यू कैन नॉट गो अहेड. आप जाओगे धीरे धीरे आगे, बट उनका एक विजन क्लियर नहीं रहेगा. अभी नाउ दे हैव अ विजन, दे नो व्हाट टू डू, सो दे स्टार्टेड फॉर द फ्रीडम. फाइटिंग चालू कर दिया उन्होंने. नाउ ये लेडी का देख लेना, नाम याद रखना, मैरी गॉन्स वाज अ लीडिंग प्ले राइट. वो जो नाटक लिखते थे ना वैसी वो नाटक लिखती थी, प्ले राइट है. एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट का मतलब नारीवाद. वो नारी का मीन्स लेडीज के लिए सी पहले से ये फीमेल को बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं था. उनको वोटिंग राइट नहीं है. देखो ये वोटिंग राइट भी था ना, जैसे हम लोग ने यहाँ पे आपने डिस्कस किया कि भी आपके क्लास में वोटिंग हो रहे. बरोबर. तो अभी मामा तो खड़ी नहीं दे सकती पहली बात तो वो लोग के हिसाब से. पराग खड़ा है, जिमित खड़ा है. बरोबर है. नाउ यहाँ पे आपके पास 40 स्टूडेंट है, इसमें से 20 लड़की है, 20 लड़के. तो ये 20 लड़की को तो वोट का अधिकार ही नहीं है पहली बात. प्लस यहाँ पे उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं खड़ा दे सकता. तो अल्टीमेटली उनकी बात कौन सुनेगा. आप वोट भी नहीं दे सकते, उनका रिप्रेजेंटेटिव भी अलाउड नहीं है. तो अल्टीमेटली जो भी होगा वो सब मेल के ओरिएंटेड काम होने वाला है. जो भी लॉज बनेंगे मेल के ओरिएंटेड बनेंगे, फीमेल का प्रॉब्लम रहेगा. तो इन्होंने तभी स्टार्टिंग में ही उन्होंने दिस द फर्स्ट बेसिकली फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट का मतलब है वो शी इज लुकिंग आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ द फीमेल. शी रॉट द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन. उन्होंने एक लिखा कि वुमन को क्या राइट मिलना चाहिए. भाई तुम सब कर रहे हो अच्छी बात है, बट व्हाट अबाउट द वुमन के राइट्स. एक सेकंड. एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन एंड डिमांडेड वोटिंग राइट्स फॉर वुमन. तो उन्होंने बोला नहीं भाई तुम मेल का राइट, बरोबर है मेल कर रहे हो, हम अच्छी चीज भी कर रहे हैं, बट आप साथ में वुमन का भी सुनो. वी आर ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. हमको भी बहुत तकलीफ है बहुत सारी जगह पे. बोला ठीक है. शी ऑल्सो चैंपियन द कॉज ऑफ वुमेन्स राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. इसका मतलब हो गया कि देखो पहले कैसा था, इनहेरिट प्रॉपर्टी का मतलब समझो ये मेरे फादर है, बरोबर है, ठीक है. उनके 3 बच्चे हैं, समझो एक पराग है, एक समझो जिमित है और एक है वामा, लेट्स से. तो फादर के पास जो प्रॉपर्टी है वो समझो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है. टुमारो माय फादर विल डाइड, देन व्हाट हैपन, दैट प्रॉपर्टी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. पराग को 5 करोड़ मिलेगा, जिमित को 5 करोड़, वामा को ठेंगा.
कुछ नहीं मिलेगा। तो इनहेरिट प्रॉपर्टी, तो बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये पहले लॉ ऐसा था, ऐसा लॉ था, बरोबर है। सी कैन नॉट क्लेम ऑल्सो। तो बाद में उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा ये ऐसा लॉ है, तो वो लेडी ने बोला कि नहीं नहीं ये तो गलत है भाई, हमने हमारा क्या गलती, हम फीमेल है इसके लिए हमको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। वी आर ऑल्सो, आई एम ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ यू नो सेम सिमिलर टू दिस पीपल। सो बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है अभी आपको भी मिलना चाहिए, अभी राइट्स हो गया, बेसिकली कंपलसरी आपको ये मिलेगा। तो नाउ व्हाट हैपन, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3.3 करोड़ 3.3 करोड़ 3.3 करोड़ में। गॉट इट एवरीबॉडी, समझा? स्पेशली वुमन, फीमेल, आपके राइट्स पता है आप लोग को पहले? हाँ कोई पूछ रहा था कुछ? हाँ कोई कुछ पूछ रहा था? आवाज नहीं आ रहा है मेरा? काव्या आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है सर। काव्या राइट्स पता है आपको आपके? सर पहले की क्या अभी के? अभी के ऑब्वियसली, पहले के क्या करने का? अभी आपके पास व्हाट इज योर पढ़ाई राइट? करना। अरे नहीं नहीं, वो राइट्स नहीं है, वो ठीक है, पढ़ाई तो कर ही सकते हो, वो राइट तो है, पढ़ने का कंपलसरी गवर्नमेंट ने बोला है कि सर्टेन एज तक को आपको मैंडेटरी पढ़ाई है, यू नो ऐसा है। बट सर 6 to 14 तक। हाँ 6 to 14 फ्री एजुकेशन बराबर है, फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि इंफीरियर क्वालिटी ऑफ, बट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है प्रोबेबली। तो कहने का मतलब यू शुड नो योर राइट्स। पहली बात देखो, राइट पता होने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, यू नो आपको आइदर आपको लगेगा कि हाँ यही लॉ है, बरोबर है, तो आपको यू शुड नो व्हाट यू आर सपोज टू गेट। नहीं तो आपको, आप कैसे फॉलो करोगे चीज को, आपको ऐसे ही लगेगा ये ऐसा ही चल रहा है मैटर, बरोबर है। तो राइट्स इसके लिए पता होना जरूरी है। और इन्होंने क्या किया, सबको अवेयर किया विथ योर राइट्स, और जो नहीं थे राइट्स उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एडवाइस किया, और प्रोबेबली हुआ इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये नाम याद रखना मोर और लेस। उन्होंने क्या किया, फेमिनिस्ट, सी इज द फर्स्ट फेमिनिस्ट, अर्लियर फेमिनिस्ट बेसिकली फ्रांस में, और उन्होंने नारी यू नो फीमेल वुमेन के लिए क्या उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, दैट यू आर सपोज टू रिमेम्बर। ओके, नाउ पोस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड, ये सब तो रिवॉल्यूशन हो गया, अभी क्या हुआ बाद में वो देखते हैं। ओके जिमित प्लीज रीड। Yes, sir. The post-revolution period. The revolutionary ferment continued even after the revolution. England, Holland, Spain, Russia, and other European countries feared the spread of revolutionary ideas. Thus, from 1792 to 1815, France was involved in a series of wars with these countries. This put a strain on the financial condition of France. It was against the background that Napoleon Bonaparte rose to power. हाँ ओके पढ़ो, नेपोलियन बोनापार्ट। Napoleon Bonaparte. The most powerful man in France at this time was Napoleon. He became a general in French army. He was the first consul 1799 to 1804 and then became the emperor of France 1804 to 1814 and 15. Napoleon was a very ambitious man. In his desire to control the whole of Europe, he led France into numerous wars. Soon after crowning himself as the emperor, Napoleon declared war on Austria and defeated the Austrian forces in 1805. In the same year, he defeated the combined armies of Austria and Russia in the Battle of Austerlitz. In 1806, France defeated Russia and routed the Russian army in 1807. Thus, a large part of Europe came under the control of Europe. Control of France. Large part of Europe came under the control of France. हाँ Yes, sir. हाँ Those were हाँ पढ़ो पढ़ो। Napoleon's military campaigns were fired by one motive, to displace Britain from its privileged position in Europe. Such was his contempt for Britain that he called it a nation of shopkeepers.
By 1812, Napoleon had made France the power center of Europe. His decline began after his Russian campaign in 1812. He made the mistake of invading Russia in winter. A large part of his army perished due to the bitter cold. Napoleon's reputation suffered a big blow. The enemies of France saw this as a great opportunity to strike the empire. Major European powers such as Sweden, Austria, Prussia, and Russia formed an alliance and defeated France in the Battle of Leipzig. Leipzig, हाँ Leipzig, बोलो बरोबर है Leipzig. Leipzig in 1813. The Allied forces occupied Paris in 1814, and Napoleon was forced to abdicate. He was exiled to the island of Elba. क्या हुआ पढ़ो सर अभी चालू पढ़ो इतना एक ही बच्चा अभी इतना हो गया फिर चैप्टर ही खत्म है भाई यस सर ये वो थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है इसलिए हाँ ठीक है कोई बात नहीं बेटा करो Napoleon, however, refused to accept his defeat. He gathered a small army with which he marched to Belgium, but he was defeated once again in the Battle of Waterloo in 1815. This battle shattered Napoleon's dream of returning to power. The British exiled Napoleon to the island of Saint Helena, where he died in 1821. अच्छा ये देखो ये क्या पढ़ ये भी लिख लो नेपोलियन स्टाइल ऑफ स्टैंडिंग Napoleon's style of standing with one hand placed in his vest, he has always puzzled historians. For his entire adult life, Napoleon suffered from acute stomach aches. Some historians reason that holding his hand on his abdomen perhaps had eased his suffering. देख क्या मस्त लिखा है उनका पोज ऐसा था बट एक्चुअली वो ऐसा क्यों कर रहे थे बिकॉज उनको ऐसा पेट में दर्द हो रहा था पूरा एडल्ट मीन जब भी वो यंग थे तभी पूरा टाइम ही वो सम डिजीज पेट में दुख रहा था तो इसके लिए वो ऐसा पेट दबा के खड़े रहते थे जब भी फोटो देने का रहेगा तो बिकॉज ही वॉज फीलिंग अ वेरी बिग पेन तो उनको सबको लगा ये पोज है अभी आज की तारीख में हम ऐसे पोज को कंसीडर कर रहे हैं बट एक्चुअली वो पोज नहीं था वो उनको यहाँ पे दुख रहा था इसके लिए ऐसा वेस्ट में हाथ रख रहे थे देखो कितना अलग ही ओके ब्रीफ कर पाओगे क्या द पोस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड जिमी Yes, sir. हाँ पढ़ो हाँ बेटा Yes, sir. The post-revolution period. The revolutionary ferment continued even after the revolution. Sir, ferment का मतलब मीन्स और चालू रहा मीन्स कंटिन्यू और रिवोल्यूशनरी फॉर्मेट मीन्स एक बार चालू हो गया फिर अलग अलग जगह पे बहुत देखो ये एक दिन में ये इवेंट होती है ना वो एक दिन की नहीं रहती है इट रन्स फॉर इयर्स बिकॉज एक पर्टिकुलर एरिया में समझो मलाड में हमने एक मीटिंग किया देन वी हैव स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फिर एक हम लोग ने एक पर्टिकुलर छोटा सा इलाका जीत लिया देन क्या होगा और दूसरा इलाका तो ऐसा एक दिन में ये सब नहीं होता है तो ये कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक चलने लगा मीन्स Yes, sir. England, Holland, Spain, Russia, and other European countries feared the spread of revolutionary ideas. मतलब सर जो कंट्रीज थी जैसे कि इंग्लैंड, हॉलैंड, स्पेन और रशिया को मतलब थोड़ा डर लगने लगा जो दूसरी नई रिवॉल्यूशनरी आइडिया थी बराबर तो देखो क्यों ऐसा कि वो जगह पे सब ऐसा ही ये जो किंग 16 था ना लुइस 16 वैसे ही वहां पे भी बहुत सारे किंग थे और वो रूल कर रहे थे अभी उन्होंने देखा अरे ये किंग 16 का ऐसा हालत हो गया सबने मिलके उसको मार डाला है अभी सब पब्लिक को समझने लगा है कि फ्रीडम मिलनी चाहिए हमको एंड दे आर फाइटिंग फॉर दैट फ्रीडम तो अभी ऐसा होगा ग्रेजुअली कि हमारे ऊपर भी ये मैटर आने वाला है तो उनको भी वो डर लगने लगा उनको लगा अभी हमारा पावर जाएगा नॉट ओनली दैट वी आर सपोज टू डाई नाउ हम मरने वाले अभी हाँ yes sir thus from 1792 to 1815 France was involved in a series of wars with these countries जो पीरियड था 1792 to 1815 22 साल हो गया हाँ फ्रांस ने इन जो कंट्रीज की उनके साथ मतलब वॉर कर रही थी बरोबर है फ्रीडम के लिए मारामारी हो रहा है फाइटिंग हो रहा है हाँ yes sir
this put a strain on the financial condition of the France. मतलब जो wars में सारे machines और tanks यूज हो रहे थे वो फाइनेंशियल खर्चा हो रहा है बहुत ज्यादा, हाँ इफेक्ट हो रहा था फ्रांस की इकोनॉमिक पे, फाइनेंशियल कंडीशन। बरोबर है। It was against this background that Napoleon Bonaparte मतलब इस पीरियड में एक पर्सन नेपोलियन बोनापार्टे को मतलब पावर मिल गया था। बरोबर, तो वो ही लीड कर रहा है बेसिकली बहुत सारी। देखो क्या होता है कि नाउ फॉर एग्जांपल इन योर क्लास आई एम टॉकिंग अबाउट, समझो जिमित है, तो जिमित ने क्या किया, ओके टीचर ने बोला कि भाई ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, नाउ हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन, तो जिमित बोला मैडम मैं करता हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया, टीचर को लगा अरे यार ये तो अच्छी तरह कर रहे हैं, ओके नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि पूरे क्लास को पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करना है कोई जगह पे, बोला अरे जिमित वॉज डूइंग वेरी वेल, एक काम करो जिमित को भेजते हैं, जिमित गया पूरे क्लास स्कूल को रिप्रेजेंट किया, स्कूल को होने के बाद पता चला कि अरे ये तो बहुत, प्रिंसिपल ने देखा ही इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, उन्होंने क्या बोला ओके नाउ हमारी तीनों ब्रांच जो है ना उसको अभी जिमित रिप्रेजेंट करेगा, तो जिमित का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे नरेंद्र मोदी वन डे ही वाज अर्लियर ही वाज सेलिंग द टी, फिर वो छोटी सी एक उन्होंने एक ब्रांच है वहां पे उन्होंने काम करना चालू किया बीजेपी की, देन धीरे धीरे ग्रेजुअली ही इंक्रीज हिज पोजीशन बिकॉज ही इज हैविंग ए लीडिंग जो वो रहती है प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है, वो है उनके पास। सेम थिंग नेपोलियन के पास भी है, ही इज अ वेरी गुड लीडर, वो अच्छी तरह लीड कर पा रहा है, पूरी टीम को सपोर्ट कर रहा है, मोटिवेट करता है एवरी टाइम। ठीक है, तो क्या था नेपोलियन ने क्या किया अभी? Yes, sir. The most powerful man in France at this time was Napoleon. मतलब जो फ्रांस में जो वॉर के टाइम पे सबसे बरोबर नेपोलियन ही था। करेक्ट। He became a general in French army. वो फ्रांस की आर्मी में एक जनरल बन गया। He was the first consul 1799 to 1804 and then become the emperor of France. मतलब सर फर्स्ट कंसल मींस वो लीडर जनरल लाइक ही इज द फर्स्ट पर्सन वो जिसको जैसे हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते 5 साल का, देखो उसका 5 साल का पोजीशन था, ही वाज द वो नॉमिनेट हो गया, सब लोग ने बोला कि हाँ भाई ही इज आवर लीडर लाइक दैट। यस सर। और बाकी 1804 से 1814 और 15 में वो एम्परर बन गया फ्रांस का। बरोबर। नेपोलियन वाज अ वेरी एम्बिशियस मैन, मतलब वो उसको गोल्स के लिए वो बहुत बरोबर एम्बिशियस है। एम्बिशियस का मतलब होता है कि नहीं मुझे लाइक योर एम्बिशन व्हाट इज योर एम्बिशन कि मुझे ये करना है, आई वांट टू गेट 5 डिग्री इन माय लाइफ, मेरी कैरियर में मुझे कम से कम 5 डिग्री लेनी है, तो वो उनका एम्बिशियस बहुत बड़ा था। मींस ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा आई डिड इट बीकॉम नाउ आई एम सेटल, ओके खत्म, अभी मुझे इससे आगे बढ़ना नहीं है, वो एम्बिशियस नहीं होता है, वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है जनरली। बरोबर। With his desire to control the whole of Europe, he led France into numerous wars. मतलब उसकी डिजायर थी, उसकी इच्छा थी कि वो पूरे यूरोप को कंट्रोल करे। बरोबर है, करेक्ट। इसी के चक्कर में उसने फ्रांस को बहुत सारी वॉर्स में डाल दिया। करेक्ट। खुद बहुत सारी वॉर करा था। तो soon after crowning himself the emperor, Napoleon declared war on Austria and defeated the Austrian forces in 1805. सर तो 1805 में जिसमें उसको वो एम्परर बन गया था, उसके बाद उसने डिक्लेयर किया कि हम लोग ऑस्ट्रिया पे अटैक करेंगे और उसने ऑस्ट्रिया को जीत लिया 1805 में जीत लिया उसको। हाँ। In the same year, he defeated the combined armies of Austria and Russia in the Battle of Austerlitz. जो बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज में उसने सेम ईयर में ऑस्ट्रिया और रशिया दोनों को डिफीट किया। दोनों की एक आर्मी थी, देखो ऑस्ट्रेलिया हार गया, फिर क्या था रशिया बचा, अभी रशिया और ऑस्ट्रिया बोला कि ठीक है भाई अभी देखो मुझे वापस आई नीड पावर, तो एक काम करो मेरे पास जितने भी सोल्जर है ना, और रशिया को बोला तू ले ले और हम साथ में मिलके उसके साथ लड़ते नेपोलियन के सामने। फिर भी क्या हो गया अल्टीमेटली वो दोनों हार गए। 1806 next year. In 1806, France defeated Prussia and routed the Russian army in 1807. मतलब 1806 में उसने प्रशिया पे अटैक किया और 1807 में उसने रशियन आर्मी को डिफीट कर दिया। पूरा फुल्ली डिफीट, राउटेड का मतलब होता है खत्म, पूरा जीरो कर दिया उसको। सर प्रशिया और रशिया दोनों अलग है। हाँ अलग है।
अभी उसका नाम प्रोशिया का नाम अलग रहेगा, बिकॉज अभी तो कोई नाम, अभी ये करंट नेम ऑफ प्रोशिया देख लेते हैं ना, पता चल जाएगा। किंग ऑफ प्रोशिया ऐसा लिखा है, क्या मालूम। टुडे पार्ट ऑफ द जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम है, अभी भी एग्जिस्ट प्रोशिया, कभी सुना तो नहीं हमने। ईस्ट प्रूसिया नाउ जर्मनी में कुछ होगा। हाँ ये देखो लिखा भी है, ईस्ट प्रूसिया नाउ कॉल्ड जर्मनी, डज द कंट्री ऑफ प्रूसिया स्टिल एग्जिस्ट? नो, आफ्टर गोइंग फ्रांस इनटू वॉर, Bismarck negotiated a unified German empire in 18. Prussia remained the dominant power in the German empire until it dissolved. पता नहीं, जर्मनी ही रहेगा उसका। Anyway, हाँ। Yes sir, तो read करो। हाँ please. Napoleon's, there's a large part of Europe came under control of France. मतलब उसने काफी सारे लोगों पे अटैक किया, इसलिए उसके बाद बहुत सारा लैंड अभी आ गया। आ गया, बरोबर है। Napoleon's military campaigns were fired by one motive: to discipline Britain from its privileged position in Europe. मतलब जो नेपोलियन की मिलिट्री कैंपेन थी, उनको एक ही मोटिव दिया था कि हमें ब्रिटेन को उसकी प्रिविलेज्ड पोजीशन से हटाना है यूरोप। वो जो रूल कर रहे हैं ना वो हटाना है हमको, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने चाहिए, बस उनको मारना है, हमको भगाना है, दैट्स इट। Yes, sir. Such was his contempt for Britain that he called it a nation of shopkeepers. मतलब उसका जो गुस्सा था ब्रिटेन के खिलाफ, तो उसने ये बोला था कि वो तो एक शॉपकीपर का नेशन है पूरा। हाँ बरोबर है। By 1812, Napoleon had made France the power center of Europe. मतलब जो मेन पावर थी यूरोप की, वो भी पूरा फ्रांस में आ गई थी नेपोलियन। बरोबर, 12 में। तो उन्होंने देखो 5 से लड़ाई चालू किया और 7 साल में तो बहुत सारा अचीवमेंट किया। Yes, sir. In 18, his decline began after his Russian campaign in 1812. मतलब जो उसका वो भी डिक्लाइन का मतलब नीचे अभी उनका देखो, अभी तक सूरज उग रहा था, बरोबर है, अभी डिक्लाइन होना चालू हो। मीन्स हमेशा क्या होता है, कौन है अभी, कौन आया, कोई आया था? हाँ, तो पहले देखो उन्होंने 1805 से चालू हुआ, बेसिकली 1805 भी नहीं बोल सकते, 1799 वहां से नेपोलियन का स्टार्टेड, उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। और 1812 1812 तक उन्होंने 13 साल तक पूरा फ्रांस पावर कर लिया, ओवर पावर टू ऑल अदर नेशन, ब्रिटिशर्स को भगाया एंड एवरीथिंग। बट देन ग्रेजुअली क्या होने लगा, उसकी ताकत कम होने लगी। क्योंकि देखो ये क्या होता है कि आपने किसी को मारा, बट वो टोटली अगर जब तक नहीं मरता है, वो वापस क्या होगा, वापस खड़ा होगा और 5-6 लोगों को इकट्ठा करेगा, वापस आपके सामने फाइट करेगा। तो वैसा रहता है, सो उसका भी यही गड़बड़ हुआ बेचारे का कि क्या हुआ, उन्होंने ही मेड फ्रांस द पावर सेंटर ऑफ यूरोप, हिज डिक्लाइन बिगेन आफ्टर हिज रशियन कैंपेन। तो उन्होंने रशिया वापस था, रशिया को वापस हराने के लिए 1812 में उन्होंने अटैक किया नेपोलियन ने। बट हाँ अभी पढ़ो आप, ही मेड द मिस्टेक। सर पर 1807 में तो उसने रशिया को कब्जा कर लिया। आपको पहले ही बोल दिया, वापिस वो रहता ही है। देखो आपने भले कब्जा किया, बट देन देयर आर सो मेनी अदर ग्रुप। देखो ऐसा नहीं है कि आपने पूरे सबको मार दिया, देयर आर स्टिल रशियन पीपल आर देयर, रशियन सोल्जर्स आर स्टिल देयर। आपने एक बार हरा है, दे स्टार्ट अगेन यूनिटी करेंगे, वापिस आपके सामने लड़ेंगे। हाँ यस he made the mistake of invading Russia in winter. A large part of his army perished due to the winter cold. मतलब उसने ना रशिया को विंटर में अटैक किया था, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी जो आर्मी थी उसमें से लार्ज पार्ट मतलब मर गए थे क्योंकि उधर बहुत कोल्ड था। बरोबर, तो वहाँ पे रशिया में -30 डिग्री रहता है, -30 -20 डिग्री। अभी एट प्रेजेंट ना, उस टाइम पे तो मुझे नहीं मालूम, बहुत ज्यादा ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर थोड़ा कम हो रहा है। तो उस टाइम पे तो नॉर्मल था। तो आप सोचो कि -30 में रशियन कैन स्टे, बट बाकी कोई कंट्री के जो लोग हैं उनको इसकी हैबिट नहीं है, वो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डाई -30 में। नेपोलियंस रेपुटेशन सफर्ड अ बिग ब्लो। मतलब नेपोलियन की इज्जत हो गई, खराब हो गई। हाँ the enemies of France saw this as a great opportunity to strike their terror. मतलब
इसके वजह से इफेक्ट हुआ नेपोलियन को, और जो फ्रांस के दूसरे एनिमीज थे उन्होंने सोचा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग फ्रांस पे अटैक करें। बरोबर, करेक्ट। Major European powers such as Sweden, Austria, Prussia and Russia formed an alliance and defeated France in the Battle of Leipzig in 1813। देखा? यूरोपियन में से काफी सारी कंट्रीज है कि स्वीडन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया ने मतलब एक साथ होके बरोबर रशिया को बैटल ऑफ लिप्सिग में हराया in 1813। The Allied forces occupied Paris in 1814 and Napoleon was forced to abdicate। अलाइड फोर्स भी ये लोग ने क्या किया, Allied forces मतलब जो ये रशिया, प्रशिया और वो बरोबर मिलके जो बनाया था वो, हाँ पेरिस को कैप्चर किया और नेपोलियन was forced to abdicate। एब्डिकेट का मतलब टू गिव अप द किंग पावर। अब उसको बोला कि भाई अभी तुम्हारा कुछ नहीं है, सो फार नो डाउट आप रूलर थे, नाउ आपको हमको देना पड़ेगा, यू नो, तो आप मुझे पावर दे दो बिकॉज नाउ यू आर लॉस्ट योर बैटल। फिर उनको बोला ही वॉज एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है कि उनको बाहर, यू नो, टू अलग जगह पे रख दिया, आइलैंड ऑफ एल्बा। उनको मारा नहीं है क्योंकि देखो मार डालने से तो और बड़ा मैटर हो सकता है, बिकॉज लोकल जो पब्लिक है वो उसके अगेंस्ट हो सकता है, तो उनको मारा नहीं है। तो एल्बा किधर आया? वो पता नहीं, उधर ही आजू आइलैंड है, देखो आइलैंड ऑफ एल्बा, वहां पे फ्रांस में ही कहाँ पे रहेगा, आजू बाजू आइलैंड में, ये दिखाया भी है शायद, ये कहाँ पे एल्बा पे नहीं है। द लायंस माउंट कमेंट्रेस ऑफ द बैटल ऑफ द वाटरलू वेयर द नेपोलियन वाज डिफीटेड, यहाँ पे वो पता नहीं हारे थे। सर अभी आएगा आगे। हाँ नेपोलियन however refused to accept his defeat। मतलब नेपोलियन को मंजूर नहीं थी उसकी defeat। हाँ। He ordered a small army with which he marched to Belgium। मतलब उसने उसको अभी भी चैन नहीं था, तो उसने एक फिर से स्मॉल आर्मी का बंदोबस्त किया और मार्च कर दिया, अटैक कर दिया बेल्जियम पे। But he was defeated once again in the Battle of Waterloo। वो फिर से डिफीट हो गया एक और बार in the Battle of Waterloo। This battle shattered Napoleon's dream of returning to power। मतलब ये बैटल में से हारने के बाद उसका ड्रीम पूरा चला गया था कि अभी मैं वापस पावर में नहीं आ पाऊंगा, अभी उसको लगा, अभी कंफर्म हो गया। हाँ The British exiled Napoleon to the island of Saint Helena where he died in 1821। बराबर, तो बाद में उन्होंने क्या किया, नेपोलियन ड्रीम वॉज द ब्रिटिश एक्साइल नेपोलियन टू आइलैंड, तो यहाँ से एक आइलैंड पे एल्बा पे रखा था, वहां से हटा के उन्होंने सेंट हेलेना में उनको रखा, एंड वहां पे 1821 में उनका डेथ हुआ। तो कभी उन्होंने हारा, बैटल ऑफ डिफीटेड फ्रांस, बैटल ऑफ दिस 13 में ही लॉस्ट द बैटल बेसिकली। तो 7 और 8 साल के बाद ही डाइड। कितने साल जिंदा रहा भाई नेपोलियन? सर कॉमेडेट का मतलब क्या होता है? कहाँ पे? और ये लायन वाला। हाँ ये है ना, मैं लिखा है स्मरण में, हम लोग गांधी जी के याद में, बेसिकली याद में हम एक स्टेचू बनाते हैं ना, तो उसके याद में उनके भी एक नेपोलियन इधर तो नहीं मरा था, वो तो भले मरा किधर भी रहेगा, बट यहाँ पे वो बैटल लॉस किया ना। सी यहाँ ये जीत जाता, ये लास्ट वाला बैटल इन्होंने ट्राई किया, ये जीतता तो और आगे उनका पावर में आने का चांसेस था। बट आफ्टर दिस ही नोज नाउ अभी खत्म हो गया, अभी नाउ मेरे पास कोई है नहीं, आई कैन नॉट गो अहेड। तो ये लास्ट बैटल था, इसकी वजह से मे भी उन्होंने ऐसा एक सिंबल बना के रखा हुआ है उनकी याद में, तो पता चलेगा। जैसे अभी आपने देखा रहेगा बहुत सारी जगह पे, अभी वो कौन सा एक पाकिस्तान के सामने हम लोग बैटल हार गए थे लास्ट, याद है किसी को? तो वहां पे उनका स्टैच्यू रखा है, जो भी मर गए उनके सब नाम प्लेट पे लिख के, फिर उनको हाँ इन्होंने वॉर किया था, वॉर में पार्टिसिपेट किया था एंड दे डाइड, सोल्जर के भी नाम है, स्टैच्यू है वैसा। इनका बॉर्न हुआ था 1769 में और 81 में एक्सपायर, तो 31 ये वाला और 21 52 ईयर्स। सी उनका ये नेपोलियन का ही सिम्स यंग, पहले के वॉरियर्स बहुत ज्यादा कम एज में मर गए। करेक्ट है, नहीं क्या रीजन था मालूम है? बिकॉज इट्स नॉट इजी, यू आपको बहुत सारे घाव हो जाते हैं और हिमसेल्फ ही हैज टू पार्टिसिपेट। ऐसा नहीं कि वो कमांड देंगे अच्छा जा तू जाके लड़के आ, सो देयर आर सो मेनी डिजीज अकर्ड, तो उसकी वजह से
प्रॉब्लम होता है। वो पता नहीं ये लोग ने मार भी डाला होगा, मुझे नहीं आइडिया, मतलब उन्होंने बोला मर गया, बट उनको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, आइडिया नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है कि दुश्मन को आपने जिंदा रखा तो क्या करेगा, एट द एंड वो ट्राई टू आपको डिफीट करने का ट्राई करेगा कोई ना कोई तरीके से। तो एट द एंड क्या है, आपको उसको मारना ही पड़ेगा, नहीं तो अल्टीमेटली आपके जान को ही खतरा है ग्रेजुअली। ये पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है, आप यू कैन रिफर 1765 में क्या हुआ है नॉल। हाँ एक्चुअली एक आपको एक बनाना चाहिए ऐसा कि फर्स्ट क्या हुआ, यू नो, देन सेकंड वॉर कभी हुआ, थर्ड वॉर में क्या हुआ, लाइक दैट से बनाओगे तो अच्छा है, पता नहीं फिर आगे। ठीक है, एमसीक्यू एंड ऑल आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू पीपल दैट यू कैन एबल टू रिफर, बरोबर है कि नहीं।